हेलो। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपके ज्योग्राफी विषय में आपका जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, टेम्परेचर एंड हीट बैलेंस के बारे में आप स्टडी कर रहे थे डियर। तो सभी का स्वागत है। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, जितने भी भावी शिक्षक गण हैं और जितने भी मेरे उच्च शिक्षा के बुद्धिमान जीवी हैं, उन सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है माय डियर। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सभी का प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे, मैं आशा करता हूँ। एक बार मुझे इस लाइव सेशन में आप सभी कंफर्म कर दीजिए कि आपकी लाइव शुरू हो गई है। जितने भी विद्यार्थी मेरे नेट के, फर्स्ट ग्रेड के, पीजीटी एग्ज़ाम के और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के जितने भी प्रिय विद्यार्थी हैं, आप सभी का स्वागत है माय डियर। चलिएगा, बहुत अच्छा लगा आप सभी जुड़े। हम कॉन्सेप्ट का डिस्कस हमारा चल रहा था और हमने पिछली जो क्लास ख़त्म की थी वो यहाँ पर हमने ख़त्म की थी, जिसमें मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था कि किस तरीके से सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का क्षय होता है, जिसमें परावर्तन, विसरण, अवशोषण और प्रकीर्ण जैसे कारक काम करते हैं और ये वायुमंडल में प्रकाश का क्षय करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने विसरण आपके साथ डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसके बाद हमने अवशोषण आपके साथ डिस्कस किया था और अवशोषण में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। और उसके बाद प्रकीर्ण हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब यहाँ से आगे की जो यात्रा है हमारी, वो बड़ी रोचक बनने वाली है, क्योंकि ज्योग्राफी जो विषय है आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इंटरकनेक्ट है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इस बार मैंने नेट का पेपर देखा और एनटीए की पारदर्शिता भंग होने के कारण वो पेपर रद्द कर दिया गया था। लेकिन उस पेपर की एक कॉमन बात आप देख सकते हो, उस पेपर का स्तर आप आसान नहीं कह सकते, क्योंकि पेपर को बड़ा लॉजिकल बनाया गया था और जिस वह पेपर आपको ये देता है समझ, आगे आने वाली एग्जामों को किस तरीके से हम तैयार करें। तो यहाँ पर अब हम कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्टों को अच्छे से बेहतर तरीके से अपने अंदर समझ डेवलप की जा सकती है। काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप रटकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी आपका एक ऐसा विषय है जिसमें आप समझकर ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो माय डियर। चलिएगा, पहले हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि ये बात हो गया कि सर ऊष्मा, मतलब जो ऊष्मा निकल रही है सन से, उसका क्षय हो रहा है, रेडिएशन का क्षय हो रहा है। और रेडिएशन का क्षय किस प्रकार से हो रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। कारक हमने आपको 4 बताए थे कि परावर्तन, विसरण, अवशोषण और प्रकीर्ण। इसमें आपकी पृथ्वी यहाँ पर है
पृथ्वी की अवस्थिति आपकी यहां पर है, यह आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। अब आप यहां पर एक कॉमन बात देख सकते हो कि ये जो सन है, इस सन से रेडिएशन, सन ने सोलर रेडिएशन पृथ्वी को भेजा, पृथ्वी ने ये सोलर रेडिएशन प्राप्त किया, लेकिन उसके बीच की जो मार्ग की यात्रा थी, उस यात्रा में प्रकाश हुआ। अगर सपोज कीजिएगा कि सन यानी सूर्य आपका 100% सोलर रेडिएशन भेज रहा है अर्थ को, तो फिर अर्थ को कितना मिल रहा है, पृथ्वी को। ये पूरी कहानी है, जिसे हम मेन अभी जो कॉन्सेप्ट आपका शुरू होने वाला है उसे हम ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ऊष्मा बजट। देखिएगा, इसको हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ, ऊष्मा बजट के बारे में। चलिएगा, लिखिएगा, ऊष्मा बजट, जिसे सौर बजट भी कहते हैं। अब यहां पर ये बैलेंस कैसे होता है, तो ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि ये आपका वायुमंडल है, वायुमंडल की यहां से ये आपके 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल का एक्सटेंशन मिलता है। ये ज्योग्राफर्सों ने बताया कि 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल का एक्सटेंशन मिलता है। इसके ऊपर वाला जो भाग है वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसे क्या कहते हैं, तो ये आपका अंतरिक्ष है, स्पेस। जितनी भी पृथ्वी पर अनुसंधान होते हैं, जितनी भी अर्थ के बारे में खोजें होती हैं, ये पर्टिकुलर आपके अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट्स हैं। आपके सॉइल के यदि आपको डेटा चाहिए, या आपके वेजिटेशन के आपको डेटा चाहिए, अभी भारत में जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसके लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो सैटेलाइट पूरी आपके अंतरिक्ष में रहती हैं। इन सैटेलाइटों के माध्यम से सैटेलाइट्स हमें इंडिकेशन भेजती हैं, जिसे हम रिमोट सेंसिंग में कंप्लीट करेंगे। और रिमोट सेंसिंग के लिए तो आप ये समझ लीजिए, कार्टोग्राफी ऐसे आपको समझाऊंगा कि आपके लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं निकल सकता, ध्यान रखना। इस अंतरिक्ष से जस्ट नीचे यहां पर जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहां से आपका वायुमंडल शुरू हो जाता है। तो ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि यदि मान लो आप सपोज कीजिएगा कि सन ने 100% आपका सौर विकिरण उत्सर्जित किया, अब ये 100% जो सौर विकिरण सन ने उत्सर्जित किया, क्या ये पूरा 100% पृथ्वी पर आता है? ये क्वेश्चन समझने वाला है। और सर यदि ये 100% सौर विकिरण सूर्य ने उत्सर्जित किया है, ऊष्मा उत्सर्जित की है, तो क्या ये पूरी ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? पहुंचती नहीं है तो ये क्यों नहीं पहुंचती? ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो यहां पर 100% आपके सौर विकिरण ऊष्मा जो आपके हीट है, ये आपके सन ने उत्सर्जित की। यहां पर ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि सन ने जैसे ही उत्सर्जित की, वैसे ही इस उत्सर्जित ऊर्जा का 6% भाग वायुमंडल, सुनना मेरी बात को, ज्योग्राफर्स क्या कहते हैं कि 6% जो भाग है ये वायुमंडल की ऊपरी परत से टकराया, और टकराकर वायुमंडल की ऊपरी परत से टकराया और टकराकर अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया। कितना डेटा? 6%। कि मतलब वायुमंडल की ऊपरी परत से टकराया
और टकराने के बाद ये वापस हो सकता है कि वायु की ऊपरी परत में उल्काओं के कण होंगे, उन कण से ये जो लघु तरंगीय जो विकिरण है ये टकरा कर वापस परावर्तित हो गया। तो 6% ये परावर्तित हो गया। ये वायुमंडल की ऊपरी परत में हुआ, जितना भी कार्य हुआ ये आपके वायुमंडल की ऊपरी परत में, या मंडल की ऊपरी परत है। ये देखो, ये वाली जो लेयर है ये आपके वायुमंडल की ऊपरी परत है। ये आपके ऊपरी परत है, जिसे वायुमंडल की ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है। आगे क्या बताते हैं ज्योग्राफर्स? ज्योग्राफर्स ये कहते हैं कि जैसे ही प्रकाश नीचे आया तो यहां पर वायुमंडल में क्लाउड्स दिखे। कविता, मोस्ट वेलकम डियर, आपका स्वागत है। तो जैसे ये प्रकाश नीचे आया तो यहां पर वायुमंडल में आपको क्लाउड्स दिखे। तो क्लाउड से टकराकर आपका प्रकाश परावर्तित हुआ। और ज्योग्राफर्स ये बताते हैं कि जो वायुमंडल का जो प्रकाश है क्लाउड से टकराकर जो परावर्तित हुआ, उसके बारे में बताया जाता है कि 27% आपका क्लाउड से टकराकर परावर्तित हुआ। यहां पर आपके बादल हैं निचली परत में, ये आपके क्लाउड्स हैं। ये आपका 27% प्रकाश वापस परावर्तित हो गया। तो यहां पर 27% प्रकाश वापस परावर्तित हो गया। ये आया यहां से, और आने के बाद इस परत से आया, और फिर उसके बाद ये आपके परावर्तित हो गया इस तरीके से। ये आपके क्या हो गया? परावर्तित हो गया। अब यहां पर डेटा यदि आपसे पूछा जाए तो इस डेटा को जरूर याद रखना। 27% परावर्तित हो गया, मतलब 6% तो आपके इस परत ने परावर्तित कर दिया, ऊपरी ने। 27% इसने कर दिया, तो मतलब 33% तो पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जैसे ही आप नीचे और आओगे तो यहां पर आपको जलवाष्प, धूल के कण और गैस आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे ही आप नीचे आए तो यहां पर आपको जलवाष्प, धूल कण, ये जो है ये क्षोभ मंडल के बारे में बात की जा रही है, यहीं पर आपके सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर ये जो लेयर है, इस लेयर में जैसे आपका जलवाष्प है, वाटर वेपर्स, आपकी गैस और आपके धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, इस लेयर में आकर सूर्य का जो प्रकाश है उसका रिफ्लेक्शन, मतलब ये परावर्तित नहीं होगा, यहां पर इसका अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश आया और आने के बाद यहां पर इसका क्या हो गया? अवशोषण। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर कितना परसेंट अवशोषित हुआ? तो 14% अवशोषण होता है। और अवशोषण करने वाले कारक कौन कौन से हैं वायुमंडल में? जलवाष्प, गैस और धूल के कण। परावर्तन 6% ऊपरी परत ने किया और 27% क्लाउड्स ने किया। मतलब ये जो प्रकाश है ये परावर्तित है,
इसका परावर्तन हो रहा है, अवशोषण नहीं हो रहा। इसका भी क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसका भी अवशोषण नहीं हो रहा। अब यहां पर आप काउंट करोगे तो सर कितना परसेंट परावर्तित हो, 33% परावर्तित हो गया। बाकी प्रकाश 14% यहां चला गया। अब यहां पर आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि जो आपके पृथ्वी है, तो पृथ्वी के हाई माउंटेन एरिया, जैसे हम बात करें कि आपके हाई माउंटेन एरिया, जैसे सपोज करना यहां पर ये आपके हाई माउंटेन एरिया है पृथ्वी, ठीक है। और इसके अलावा पोलर जोन, ये आपका ध्रुव है और ये आपका ध्रुव है। यहां पर ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो कहने का अर्थ ये है कि इस पर बर्फ सबसे ज्यादा मिलती है, आइस। और बर्फ के बारे में हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे ही प्रकाश की किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं तो वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो यहां पर जब आपका ये प्रकाश आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना कि सन से ये प्रकाश निकला, ये पृथ्वी पर पहुंचा और पहुंचने के बाद सुनिएगा ये परावर्तित हो जाता है। अब ये होता कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर ये होता कितना परसेंट है। तो याद रखना इसका 2% परावर्तन होता है। कितना होता है, 2% परावर्तन होता है। होता किससे है, तो यहां पर जो आपके हिम आच्छादित जो क्षेत्र हैं, देखो हिम आपके दो ही स्थान, हाई माउंटेन एरिया और दूसरा, नंबर 1 मैंने बोला हाई माउंटेन एरिया, और दूसरा आपके ध्रुवीय क्षेत्र, वहां पर बर्फ सबसे ज्यादा मिलती है। तो जैसे ही प्रकाश टकराता है वैसे ही परावर्तित हो जाता है। तो 2% ये परावर्तित हो गया। अब ऐसा प्रकाश कि जिसका उपयोग न तो वायुमंडल ने किया और न ही पृथ्वी ने किया, वो प्रकाश किसी के काम नहीं आया, तो उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। तो एल्बिडो कितना रहा, आप परावर्तित जितना भी प्रकाश रहेगा आपका सूर्य से निकलने के बाद लघु तरंगों के रूप में, उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो यहां पर एल्बिडो कितना रहा, भाई एल्बिडो का यदि डेटा लेना चाहते हो तो 6% प्लस 27% प्लस 2%, अब बराबर काउंट करोगे तो कितने हो गए, 35%। अब समझिएगा 35% तो एल्बिडो है, जो न तो आपके वायुमंडल के यूज में आया, भाई ये वायुमंडल के तो यूज में आया ही नहीं है, और न ही आपके पृथ्वी के यूज में आया। मतलब ये है कि वायुमंडल से वापस परावर्तित हो गया, पृथ्वी के तो ये यूज आया ही नहीं है। चलो वायुमंडल के तो आपके उनसे परावर्तित हुआ है टकराकर। अब बात ये होती है कि सर ये 35%, तो फिर उसके बाद 65% आपके ऊष्मा बची। भाई 35% तो आपने इधर यूज कर ली, तो 65% बची। ये 65% जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा में से 14% क्या किया, 14% आपके वायुमंडल के धूल के कण, गैस और जलवाष्प ने अपने पास रख ली कि भैया देखो मेरे पास रहने दो इसको 14% को। तो इधर 14%, मतलब यहां पर 65% माइनस 14%, तो बराबर कितना बचा, 51%। तो कहने का अर्थ यह है कि सूर्य से उत्सर्जित जो ऊर्जा है, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, सूर्य से उत्सर्जित जो ऊर्जा है उस 100% ऊष्मा में से 51% ऊष्मा का ही उपयोग पृथ्वी करती है। मतलब 51% ऊष्मा ही पृथ्वी को प्राप्त होती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया?
51% ही प्राप्त होती है। अब यहां से शुरू होता है आपका मेन कॉन्सेप्ट, यहां से। अब 51% जो ऊष्मा है, आप समझ गए ना आप मेरी बात, कि भाई 35% तो एल्बिडो है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। 14% वायुमंडल ने अपने पास रख ली, तो बचा कितना? 51%। तो याद रखना, सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, अब आपको समझ आ जाएंगी पूरी बातें। ये आपकी पृथ्वी है ना? अब सुनिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर ये आपका वायुमंडल है। ये सूर्य और ये आपका वायुमंडल है, ठीक है? अब यहां पर समझिएगा, ये आपका सन हो गया, ये आपका वायुमंडल हो गया, और ये आपकी ग्रीन कलर की पृथ्वी हो गई। सूर्य का प्रकाश निकला 100%। आपका जो सूर्य है, इस सूर्य ने 100% आपकी ऊष्मा का उत्सर्जन किया। उसमें से 14% तो वायुमंडल ने अपने पास रख ली। तो ये जो वायुमंडल था, इस वायुमंडल ने कितनी ऊष्मा अपने पास रख ली? आपके 14% का इसने क्या कर लिया? अवशोषण। वायुमंडल ने जो लघु तरंगीय विकिरण है उसका, याद रखना, उसमें से अंतरिक्ष में आपका चला गया कितना? 35%। तो ओरिजिनली बात यह है कि इस ऊष्मा का उपयोग किसी भी रूप में उपयोग तो हुआ ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि उपयोग नहीं किया, किसका? ऊष्मा का। तो ऊष्मा का, कितनी ऊष्मा का उपयोग नहीं किया? 49% ऊष्मा का उपयोग हुआ ही नहीं है। कौन सी? जो सौर विकिरण है उसका। हम बात किसकी कर रहे हैं? सौर विकिरण की बात कर रहे हैं। अब बचा कितना? 51%। तो यहां पर बात यह है, जो आपका 51% है, ये 51% सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त हो रहा। तो मतलब पृथ्वी को 51% ऊष्मा मिलती है। किसको? आपकी पृथ्वी को। पृथ्वी को 51% ऊष्मा मिलती है। अब मेन कॉन्सेप्ट है, यहीं से अब शुरू होता है। 51% में से, आप मेरी बात को सुनना, 51% में से 17% ऊष्मा को पृथ्वी सीधा अंतरिक्ष में भेज देती। जो पृथ्वी ने 51% जो ऊष्मा ली है, उसमें से 17% पृथ्वी ने सीधा अंतरिक्ष भेज दिया, ठीक है? अब बचा कितना? बोले सर 34%। उस 34% जो ऊष्मा है, वो विकिरण के रूप में, यहाँ पर दोनों का क्या होता है? विकिरण होता है। यहाँ पर विकिरण के रूप में, पार्थिक विकिरण के रूप में 14% ऊष्मा का वायुमंडल अवशोषण कर लेता है। अवशोषण मतलब ये ऊष्मा 17% तो आपके अंतरिक्ष में चली गई, पार्थिक विकिरण के रूप में चली गई है। भाई इसने 51% जो ऊष्मा प्राप्त की है पृथ्वी ने, ये आपके सौर विकिरण के रूप में प्राप्त की है। कौन सा है? ये आपका सौर विकिरण है। सौर विकिरण आपका लघु तरंगीय होता, ये आपका लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही जब कोई वस्तु गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद वो वस्तु अपनी उत्सर्जन करती है। जैसे आप केटली है, केटली को गर्म करके उसके पास हाथ ले जाना,
दूर रखोगे ना हाथ को तब भी वो गर्म कर देगी। उसी प्रकार की कहानी यहाँ पर इंटरकनेक्ट है। अब जैसे ही पृथ्वी को यहाँ पर प्राप्त हुआ तो पृथ्वी इसको वापस भेजेगी। तो इस पृथ्वी ने क्या किया मित्रों, मेरी बात को समझना। इस पृथ्वी ने क्या किया कि पार्थिक विकिरण के रूप में 17% जो ऊष्मा है उसको तो भैया सीधा 17% इसका विकिरण हो सीधा कहाँ चली गई, अंतरिक्ष में चली गई। और ये ऊष्मा किस रूप में गई, इसे हम बोलते हैं पार्थिक विकिरण के रूप। पार्थिक विकिरण लघु तरंगीय नहीं, दीर्घ तरंगीय होता। यहाँ पर ये दीर्घ तरंगों, आपका दीर्घ तरंग। अब बची कितनी, 30%। इस 34% का वायुमंडल ने क्या कर लिया, अब इस 34% का वायुमंडल क्या कर लिया, अवशोषण। जो आपकी 34%, ये भी पार्थिक विकिरण के रूप में जाएगी वायुमंडल में। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि सर ये पार्थिक विकिरण होगा। यहाँ पर इसे टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं, दीर्घ तरंगीय होता है। दीर्घ तरंगों के रूप में आपके वायुमंडल में जाएगी और वायुमंडल 34% है उसका अवशोषण कर, वायुमंडल ने इसका अवशोषण कर। अब बात यहाँ पर यह है, सर चलो हम मान लिया 17% अंतरिक्ष, लेकिन 34% जो पृथ्वी से वायुमंडल ने अवशोषण किया है, इसका प्रोसेस क्या है। कॉन्सेप्ट ये है सर, इसका प्रोसेस क्या है, ये इस प्रोसेस के माध्यम से ऊपर गई है। यहाँ पर प्रोसेस होता है 34% का एक डायग्राम के माध्यम से आप समझिए। डायग्राम के माध्यम से आप हैं तो हम क्लियर कर देते हैं। डायग्राम के माध्यम से आप समझिए कि भावी बुद्धिजीव, आपने देखा इस तरीके से देखेंगे शब्द को। यहाँ पर यह बताया जाता है कि स्वयं वायुमंडल, स्वयं आपका स्वयं वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर यानी आपके 6% जो इसका अवशोषण, यहाँ पर वायुमंडल द्वारा सुमान वायुमंडल क्या करता है, यहाँ पर 6% ऊष्मा का स्वयं अवशोषण होता है। बचा 6% स्वयं ने कर लिया। संवहन के द्वारा, संवहन के द्वारा क्या होता है, संवहन इसी प्रोसेस संघनन। संघनन का अर्थ होता है गुप्त। समझिए वायुमंडल को एनर्जी कैसे प्राप्त हुई, तो एनर्जी ये क्या होता है, संवहन होता है। संवहन होता है जैसे ही कोई गर्म वायु, बात को सुन, जैसे ही कोई गर्म वायु आपके, गर्म वायु आपके किसी सागरीय क्षेत्र से गुजरे, वैसे ही उसमें हीट इतना होता है, गर्म वायु उस पानी को वाष्प के रूप में अपने साथ ले, मतलब पानी जलवाष्प बन गया। अब जलवाष्प के रूप में एनर्जी हीट तो गई है ना ऊपर, फिर जैसे ही ऊपर जाने के बाद कंडेंस हो जाएगी, फिर हीट ग्रहण करेगी, फिर कंडेंस हो जाएगी। तो उस प्रकार से वायुमंडल
प्रतिशत संवहन के, जैसे इक्वेटोरियल रीजन को देखोगे, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, संवहनीय संवहनीय वर्षा बोलते से, यहाँ पर 9% जो ऊष्मा मिली है वायुमंडल को संवहन के द्वारा मिली है। आगे जाके हम इसका बड़े स्तर पर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी है। 6% स्वयं वायुमंडल ग्रहण किया है पृथ्वी से, और 9% है द्वारा हुआ, वायुमंडल को प्राप्त हुई है। 19% जैसे ही आपकी गर्म वायु ऊपर जाती है तो ठंडी होती है। जैसे ही कोई गर्म चीज जब ठंडी होती है तो ऊष्मा छोड़ती है, वहां पर मतलब हीट प्राप्त होती है वायु से, गुप्त ऊष्मा के से। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी गर्म चीज, किसी भी गर्म पेय पदार्थ को, असल में जैसे जैसे गर्म पदार्थ ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे, अच्छा एग्जांपल, जल के बाहर छोटे छोटे ड्रॉप्स के, तो उसी प्रकार इसे गुप्त ऊष्मा बाहर निकल, इस क्रिया में संघनन होता है, उसमें वायुमंडल को 20% प्राप्त हो, तब संघनन से वायुमंडल 20% ऊष्मा का अवशोषण, संवहन के द्वारा 9% ऊष्मा का अवशोषण करता है, और स्वयं वायुमंडल 6%। अब देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बने। क्वेश्चन ये बना हुआ है कि से निकलने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी को प्राप्त होता है सौर विकिरण प्राप्त होता है लघु तरंगीय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऊष्मा बजट के अनुसार पृथ्वी को कितना प्रतिशत ऊष्मा मिलती है, यहाँ पर याद रखना 51% ऊष्मा, 35% आती है, और 40% वायुमंडल उसका अवशोषण कर, जिसमें आपके आस आपके कण और गैस के। इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी को 51% ऊष्मा प्राप्त हुई है, इसमें से पृथ्वी इसको वापिस जो ऊष्मा को भेज, बैलेंस भी तो बनाना है ना, ऐसा थोड़ी ना पृथ्वी अपने पास रख लेगी। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो भेजी जाती है उसको भेजता कैसे है, यहाँ पर विकिरण के रूप में, और ये आपका पार्थिक विकिरण होगा, इसे टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं, लघु तरंगीय नहीं होता, याद रखना दीर्घ तरंगीय। तो विकिरण के रूप में ये 17% तो अंतरिक्ष को मिल गई, बची कितनी 34%। 34 जो प्रतिशत आपकी ऊष्मा है इसको मिली, मंडल को मिली। वायुमंडल को भी प्राप्त होने के कुछ प्रोसेस है, जैसे वायुमंडल डायरेक्टली एक प्रोसेस के माध्यम से प्राप्त नहीं होता, वायुमंडल को प्राप्त होने के प्रोसेस है, जैसे हम वायुमंडल 6% ऊष्मा को ले लेते, उसके बाद संवहन क्रियाओं के द्वारा आपका वायुमंडल प्राप्त करता है 9%, और संघनन के द्वारा जो गुप्त ऊष्मा होती है, उस गुप्त ऊष्मा, जैसे ही कोई गर्म चीज जब ठंडी होगी तो ऊष्मा को भेजेगी, यहाँ पर आपकी 19% ऊष्मा इस तरीके से वायुमंडल को मिलती है। अब यहाँ पर बात ये होती है, सर कितना प्रतिशत ऊष्मा का वायुमंडल अवशोषण, आपके सेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे स्तर के नेट में भी दो बार आपके वायुमंडल अवशोषण कितनी ऊष्मा का करता है, ऑल ओवर आपके पास डेटा है, और फिर उसके बाद विकिरण के माध्यम से पूरी अंतरिक्ष में चले। सर डेटा को यदि हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे वायुमंडल का अवशोषण, वायुमंडल के द्वारा जो अवशोषण किया जाता है कितना किया जाता है, समझने वाली बात है यार, एग्जाम की दृष्टि से नोट भी है। वायुमंडल का वायुमंडलीय अवशोषण, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे को,
कॉन्सेप्ट को समझने। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही किसी स्टूडेंट ने किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व, यहाँ पर अवशोषण दो प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। एक तो अवशोषण होता है कि जहां सूर्य भेज रहा है ऊष्मा को, अब सूर्य कैसे भेज रहा है और यहाँ पर पृथ्वी कैसे भेज रही है, समझने वाली बात यह है विशेषकर। यहाँ पर अवशोषण दो रूपों में होता है, एक सूर्य ऊष्मा के रूप में होता है और एक पृथ्वी की ऊष्मा के रूप। सूर्य सौर विकिरण के रूप में ऊष्मा भेजता है, सौर विकिरण के रूप में लघु तरंगीय होता, और पृथ्वी जो ऊष्मा भेजती है ये आपका पृथ्वी पार्थिक विकिरण के रूप में वायुमंडल। ये दीर्घ तरंगीय होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। अब यहां पर जो सूर्य ने ऊष्मा भेजी है वायुमंडल को, ये वायुमंडल क्या करता है, सौर विकिरण की 14% ऊष्मा का अवशोषण करता है। कितना? 14%। मतलब 14% ऊष्मा उसने अपने पास रख ली वायु, सौर विकिरण। इधर जो ऊष्मा पृथ्वी ने जो वायुमंडल को वापस भेजी है हीट को, इसमें से 34% ऊष्मा का वायुमंडल क्या कर लेता है, अवशोषण। अब ये टोटली जो आपकी ऊष्मा है, अगर ऑल ओवर आप दोनों ऊष्माओं को देखोगे, यहां पर आपके 48% ऊष्मा विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष में चल। आगत और निर्गत, यहां दो चीजें होती। यहां पर आपको पता लगा कि सर इस तरीके से अवशोषण इसका तो 14% हो रहा है, इधर 34% हो रहा है। 34 में स्वयं वायुमंडल, उसके बाद संवहन और संघनन। संवहन और संघनन आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ओके। आज तो बहुत दिन बाद आए हैं भाई साहब क्लास में। भाई साहब का स्वागत है विशेषकर। और क्या बताया जाए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ। ओके ओके, चलिएगा, ठीक है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। अब सुनिएगा, यहां पर हमने इतना डिस्कस किया कि इस तरीके से सर वायुमंडल ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषण कर। अब यहां पर बात ये होती है, सर जैसे ऊष्मा प्राप्त तो हो गई, वायुमंडल ने अवशोषण कर लिया, और यहां पर ये बाद में विकिरण के रूप में अंतरिक्ष को भेज देता है। ये इसका बैलेंस हो गया, वायुमंडल के ऊष्मा का बैलेंस। वायुमंडल ने 48% ऊष्मा को अपने पास लिया और वापस 48% को वापस विकिरण के भेज दिया। लेकिन अब बात ये आती है, यहाँ पर जो ऊष्मा 65%, 35% एल्बिडो हो गया। हाँ, 35%
35% तो एल्बिडो हो गया। अब भी प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? एक बार कमेंट। हाँ, बात यह है कि यहाँ पर आपका 35% एल्बिडो हो गया, लेकिन जो 65%, ध्यान से, 65% जो ऊष्मा वायुमंडल और पृथ्वी प्राप्त हुई, इसमें से 14% वायुमंडल, 51% पृथ्वी को, इसकी वापसी कैसे होती, इसकी वापसी किस प्रकार से होती, वो समझिए। अगला, ऊष्मा की वापसी, यहाँ पर 65% टोटली ऊष्मा है, 35% तो आपको है, एल्बिडो से कोई लेना देना। यहाँ पर इसकी वापसी किस प्रकार से होती है, याद रखना, 17 जो इकाइयां हैं वो तो पृथ्वी वापस करती है, यहाँ पर 17 जो इकाइयां हैं वो तो पृथ्वी वापस करती है, याद रखना। यहाँ पर 17 जो इकाइयां हैं पृथ्वी वापस करेगी, यहाँ पर याद रखना 17% ऊष्मा पृथ्वी जो आपकी, पृथ्वी पार्थिक विकिरण के रूप में भेजती है, किसको, अंतरिक्ष को, पार्थिक विकिरण के रूप में अंतरिक्ष को प्राप्त होती, याद रखना। उसके बाद का 48% है उसको वायुमंडल भेज, और वायुमंडल विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष को भेज। इस तरीके से ये एक बैलेंस बना रहता, ये बैलेंस इसका ही परिणाम, याद रखना। और ये जो ऊष्मा की जो वापसी होती है, यहाँ पर 17% तो पृथ्वी भेजती है और 48% वायुमंडल है अंतरिक्ष में, इसमें अंतरिक्ष में। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से आप क्वेश्चन करना, फिर बाकी का जो डिस्कस है वो हम कल की क्लास में करेंगे आपके साथ। ये आपका ऊष्मा बजट था, आपको एक बैलेंस के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट कर, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आप जब क्वेश्चन करोगे तो तब आपको पता लगेगा। आपको कल बताऊंगा इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। ठीक है माय डियर, फिर मिलते हैं। नियमित टाइम आपका है 4 बजे शाम को आप सभी को लाइव आना, और फिर हमारा YT वाली क्लास 5 से 6 रहेगी, जहाँ पर आपको पे रहना, जहाँ पर हम आपको PYQs करवाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ कंप्लीट करो, PYQs उधर करो। नर्मदा आज लेट हो गई क्लास में, कोई बात नहीं। कविता शेरावत, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, अच्छा गीता भी लेट आई है, बात नहीं, हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन, वैसे नोटिफिकेशन आता है क्लास का, देख लिया करो। नियमित आपका 4 बजे आपका टाइम रखा, 4 बजे से आपकी क्लास होगी। संध्या है, इसके अलावा हमारे 3-4 स्टूडेंट यूपीएससी ने, सभी आप जितने भी ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी हैं, तो टाइम आपको मैसेज मिल जाया करेगा, आज भी मिला होगा।
सकता है किसी कारणवश। कल आपसे मुलाकात करेंगे और कल आगे का कॉन्सेप्ट समझ। ये आपके ऊष्मा बजट था। अब इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप इसको इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ आ जाएगा। इसका कल हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको और अच्छे से और कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे आगे आपके टेम्परेचर के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।